गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और समकालीन भारतीय समाज कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में हमने कल सिलेबस के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे वह क्वेश्चन बनता है आपका, भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या इफ़ेक्ट हुए। औपनिवेशवाद क्या रहा है? जब ब्रिटिश शासनकाल था, यानी जब ब्रिटिश शासनकाल रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था पर, राजनीति व्यवस्था पर और भारतीय समाज पर क्या क्या बुरे और अच्छे प्रभाव पड़े, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतीय समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़े उपनिवेशवाद के। इसमें कहा गया है कि जितने भी, जैसे कि हमारे यूनान, मिस्र, रोम, काफ़ी प्राचीन संस्कृतियां रही हैं जो भारतीय समय से भी पहले की हैं, लेकिन एक समय आया जब उन संस्कृतियों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। उन्होंने अपनी जो मूल जड़ थी वो अपनी समाप्त कर ली। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति आज भी, चाहे नवीन रूप में है, हमारे बीच में मौजूद है और विद्यमान है। यही है कि 5000 वर्षों से चली आ रही जो हमारी संस्कृति है, हमारे भारतीय लोगों ने उसे, चाहे किसी काल में ब्रिटिश शासनकाल रहा हो या आक्रमणकारी ने यहाँ पर आक्रमण किए हों, पर हमने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है। हमने उसे एक नवीनता का रूप दे दिया है। तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था? सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति, यानी कि जितना भी आधुनिक भारतीय समाज में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, मकान के डिज़ाइन थे, ये सभी प्रकार के जो परिवर्तन हुए थे और हो रहे थे, सब कुछ जैसे ही ब्रिटिश शासनकाल आया हम उसकी तरफ खींचते चले गए। हमने उनकी संस्कृति को अपनाना शुरुआत किया। जैसे कच्चे मकान थे तो हमने पक्का मकान बनाना शुरू किया। हमने जो वेशभूषा हमारी थी उसमें बदलाव लाया। कुछ बदलाव हमारे लिए अच्छे भी थे समाज के लिए, लेकिन कुछ बदलाव अच्छे भी नहीं थे। और साथ में हमारा क्या रहा? परिवर्तनशील रहा हमारा भारतीय समाज। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण हुआ। ब्रिटिश काल में जब हमारा हुआ कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती गई, अनेक प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जिसने भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, यानी कि मशीनी युग बोलते हैं जिसे हम। हाथ से काम करने के बजाय हमने मशीनों पर निर्भर रहना सीख कर दिया। इसका प्लस पॉइंट क्या रहा था कि गांव और नगरों में संबंध स्थापित हुआ आपस में। गांव के लोग थे, उनके जीवन प्रतिमान यानी कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अप हुआ, और वो अगर अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे तो ज्ञान की रोशनी उनको दिखी। लेकिन इस जो औद्योगिकरण के कारण देश का जो नुकसान हुआ है, समाज का जो नुकसान हुआ है, हमारे हस्तशिल्प उद्योग बंद हो गए। हाथ से काम करने के कारण काफ़ी मज़दूरों को घर बैठना पड़ा, क्योंकि मशीनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हो चुका था। इसके बाद है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा क्या हुआ? जो निम्न जाति के लोग थे उनकी प्रथाओं, आदतों में सुधार हुआ, मूल्य और विचारों में भी परिवर्तन हुआ, और जो उच्च जाति के लोग थे उनमें भी क्या कहते हैं, मॉरल वैल्यूज़ उभर कर आई, क्योंकि हम एक एजुकेशन या फिर शिक्षा के द्वारा अपनी मूल्य और आदतों में अच्छे और नवीन विचारधाराएं ला रहे थे, जिससे उनके मन की जो हीन भावना थी वो ख़त्म हो रही थी। फिर है आपका कृषि पेशे का यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण। अगर मशीनी युग आ गया है तो हम कृषि पर भी जो निर्भर करने वाले लोग थे, उन्होंने काफ़ी मशीनों में आकर धीरे धीरे हम थोड़ी उपजाऊ पर या कम धरती पर भी अधिक उपज लेने लग गए। और साथ में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। भारत में जब स्वतंत्रता हुआ तो उसके बाद हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में कल्याणकारी राज्य स्थापित नहीं था। मज़दूरों का शोषण होने लग गया था, हथकरघा उद्योग बंद हो गए थे, और जो सामान्य हितों की वृद्धि थी या व्यापारी थे, उद्योग धंधे, सबकी रक्षा करने के लिए हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना ज़रूरी थी। फिर है हमारा महिला और स्त्री शिक्षा। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही आक्रमण हुए, ब्रिटिश शासनकाल हुए, उससे पहले भी महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासनकाल आया तो हमने भी
जो भारतीय समाज के लोगों के द्वारा भी समझ में आया कि हमें अपने महिला शिक्षा पर और स्त्री शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देना होगा और कुछ कुप्रथाएं हैं, उन जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करना होगा। फिर एक समन्वय नियोजन की आवश्यकता थी। समन्वय नियोजन क्या था कि जैसे पंचवर्षीय योजनाओं होती हैं, एक सुसंगठित तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी को चलाने के लिए, समाज के लिए हमें कुछ स्टेप बाय स्टेप नियोजन आवश्यकताएं होती हैं। इसके बाद आपका आता है मनोवैज्ञानिक कारण कि भारतीय समाज में नवीनता के प्रति जिज्ञासा होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होती है। यानी कि हम नवीन, जो पुराना है हमारे लिए, जो जिसके बारे में हमें जानकारी है, हम उसके बारे में अधिक जानकारी लेना उचित नहीं समझते, या हम एक किस्म से बोर या ऊब जाते हैं उन चीज़ों से। लेकिन हमें क्या है, नवीनता के प्रति अधिक जिज्ञासु होती है। तो ये हमारा मनोवैज्ञानिक कारण होता है कि जब हमारे पास हमारी संस्कृति, मोरल वैल्यूज़, विचारधाराएं मन मस्तिष्क में थी, लेकिन ब्रिटिश काल या आक्रमणकारी जब हमारे देश में आकर रहने लगे तो हम उनकी तरफ एक नवीनता के कारण अधिक खिंचाव होने लगा। सामाजिक परिवर्तन में कुछ बाधक तत्व थे: धार्मिक कट्टरता, व्यक्तियों की अशिक्षा, अंधविश्वास, कुप्रथाएं, आविष्कार व खोजों का अभाव, अवनति थी, उद्योग में पिछड़ापन था, कृषि में पिछड़ापन था, स्त्रियों की, निम्न जातियों की हीन स्थिति थी, और अन्य भी कई राजनीतिक कारण थे। तो ये हमारा ऐसा था, समाज पर उपनिवेशवाद के एक नेगेटिव प्रभाव थे, जो पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। साथ में क्या हुआ, ब्रिटिश शासनकाल के कारण हमारे संयुक्त परिवार की प्रथा का विघटन हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट था, तार्किकता को हमारी महत्व मिला, क्योंकि हम जब पश्चिमीकरण के और शिक्षा के प्रभाव में आए तो हमारा उसमें विश्वास प्रकट हुआ, और हम शिक्षित होने के साथ हम किसी चीज़ की उपयोगिता को एक परिभांति से समझने लगे और उसमें अपने विचार भी देने लगे। साथ ही साथ कई आर्थिक वर्गों का निर्माण हो गया, जैसे कि अमीर, गरीब इत्यादि, और साथ में हमारा काफ़ी सामुदायिक जीवन का ह्रास हुआ है। आधुनिक काल में भारतीय समाज में सामुदायिक भावना में काफ़ी कमी आई है। जब समुदाय में हम की भावना का लोप हो जाता है, तब प्रत्येक समूह अथवा व्यक्ति अपने अपने हितों की पूर्ति करने लग जाता है, यानी कि स्वयं हित की भावना का आना। अब हम नेक्स्ट करेंगे भारतीय उपनिवेशवाद, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा है। भारत में अंग्रेजी की शासन की स्थापना के साथ भारतीयों का आर्थिक शोषण हुआ। कृषि व्यापार जो अपनाई गई, इसके लिए जो नीतियाँ अपनाई गई थी, उसके कारण भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का उपयोग इस ढंग से किया गया कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, यानी कि उसमें जितने भी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बने रहें, लेकिन अंग्रेज हमेशा विदेशी बने रहे। 200 वर्षों के अंग्रेजी शासनकाल में भी जितने भी हमारे आर्थिक विकास के लिए हमने जो रास्ते अपनाने थे, वे सभी बंद हो गए। जो भारतीय उद्योगों पर या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, उसमें सबसे पहले था कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। अनौद्योगिकरण हो गया, पुराने औद्योगिक नगरों का उजड़ना, यानी कि जितने भी, जब हमारे हथकरघा और हस्तशिल्प जो उद्योग थे उनका पतन हो गया, मज़दूर खाली रह गए, उनके काम करने के लिए, पेट भरने के लिए, कमाने के लिए कुछ साधन नहीं बचा है, काम करने के लिए काम नहीं बचा है, तो फिर वो एक दूसरे गांव में जाने लगे। कृषि पर उनका डिपेंड, यानी कि वो कृषि पर ज़्यादा डिपेंड रहने लगे पेट भरने के लिए, मजदूरी करने लगे कृषि पर, भूमि पर बोझ अधिक बढ़ गया। और अनौद्योगिकरण हुआ कि काफ़ी हथकरघा उद्योग जब बुरी तरह से नष्ट हो गए, जब हमारा काफ़ी माल बनकर, सूती है जो माल है, वो कच्चा माल अंग्रेज़ों के पास ब्रिटिश में जाता, लेकिन हमारा तैयार माल यहाँ आता और वो महंगा भी होता। तो ऐसे इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि काफ़ी, ये लगा लीजिए, काफ़ी हथकरघाओं को सुसाइड करने जैसी नौबत भी आ गई थी कि उन्होंने आत्महत्या करना अधिक आसान समझा, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए और अपने परिवार को पेट पालने के लिए कुछ भी नहीं बचा। व्यापार की अवनति आई, पक्षपातपूर्ण आयात निर्यात होता था, व्यापार का जो संतुलन
जब अंग्रेज़ों का व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार हो गया था। एकाधिकार 1813 के पश्चात अंत भी किया गया, लेकिन फिर भी संतुलन है जो वो इंग्लैंड के हाथ में ही, ब्रिटिश काल के हाथ में ही रहा। और भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे उभरने में, स्वतंत्रता के बाद भी आज भी उभरने में काफ़ी प्रयास करने पड़ रहे हैं। काफ़ी हद तक हमने इसको पा भी लिया है। साथ ही साथ हमारा कृषि पर प्रभाव अधिक पड़ा, भूमि कर में वृद्धि हुई। जब कृषि में अधिक लोग जाने लगे, भूमि कर अधिक सख्ती से लिया जाने लगा, लगान ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए यह एक मात्र आय का साधन भी रह गया था। और जो पढ़ाई शिक्षा दी गई उसमें भी अंग्रेजी शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। किसान अधिक से अधिक लगान देने के लिए या फिर अकाल, भुखमरी, भूकंप आने के कारण जब उनकी उपज नहीं मिल पाती फिर भी उन्हें लगान देना पड़ता, तो उनकी काफ़ी स्थिति दयनीय हो गई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। कृषि काफ़ी पिछड़ापन सहन कर रही थी, क्योंकि उनके पास अगर पूंजीवादी युग था भी, मशीनी युग था, लेकिन उन्हें मशीनें खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था, धन का अभाव था। तो भूमि का बंटवारा काफ़ी पक्षपातपूर्ण हुआ। भारतीय धन की निकासी है वो सारी इंग्लैंड में जा रही थी और वापसी में कुछ नहीं मिल रहा था। जितना भी भारतीय पूंजी थी वह इंग्लैंड में जा रही थी। यातायात, इसके कुछ प्लस पॉइंट ये रहे थे कि हमारा जब आधुनिकरण हुआ अर्थव्यवस्था में, आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, पूंजीवादी मशीनी युग आरंभ हुआ, ये है ना हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा। साथ ही साथ यातायात व संचार के साधनों का विकास हुआ, क्योंकि यहाँ से धन की निकासी, कच्चा माल इंग्लैंड जाता, तो यातायात में काफ़ी सुधार हुआ। सड़क मार्ग बने, डाक तार विभाग शामिल किया गया, रेलवे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया, क्योंकि हमारा कच्चा माल वहाँ जाएगा, वहाँ से पक्का माल आएगा। धन की निकासी ज़रूर हो रही है, हमारे पढ़े लिखे अच्छे जो युवा थे वो भी यहाँ से पलायन कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी अच्छा भी रहा कि हमने कुछ नवीन चीज़ों को सीखा, लेकिन अपना काफ़ी कुछ खो कर सीखा है। तो हम अंत में यही कह सकते हैं कि अंग्रेजी राज्य ने भारत को अत्यधिक निर्धनता, औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ेपन में एक विरासत के रूप में दिया। परंपरागत उद्योग समाप्त हो गए, भारत के धन जितना भी था विदेश में गया, और जो एक संपूर्ण भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, गरीबी व बेकारी का केंद्र बन गया। बेरोज़गारी काफ़ी फैल गई। इस गहरे आर्थिक संकट से उभरने के लिए हमने राजनीतिक आंदोलन भी की, यानी राजनीतिक चेतना हमारे अंदर आई, और आज हम काफ़ी हद तक अर्थव्यवस्था से उभरने में लगे हुए हैं, और आज हमारा भारत एक विकासशील देश कहलाया जाता है। धन्यवाद।